हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले की जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी सारी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पर लेसन नंबर 1 की सारी वीडियो एक क्रम वाइज मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, और उसमें मैंने एनसीईआरटी बुक के 2 पार्ट में न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस लेसन नंबर 2 में हमें सबसे पहले टॉपिक को समझना है सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो समझेंगे कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिभाषा मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा गया है कि जब आवेश इस प्रकार वितरित हो कि आवेशों के मध्य की दूरी अल्प हो, अर्थात उनके बीच बहुत कम स्थान हो, तब आवेश वितरण हमारा सतत आवेश वितरण कहलाता है। मतलब इसका ये हुआ बच्चों कि ये हमारा कोई एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर ये देख रहे हो कि आवेश क्या है, एक समान रूप से फैले हुए हैं, यानी वितरित हैं। तो इनके बीच की देख रहे हो कि ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी देख रहे हो बहुत कम है, तथा इनके बीच में ये जो खाली स्थान है ये भी बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया कि आवेशों के मध्य की दूरी अल्प हो यानी कम हो, अर्थात उनके बीच क्या हो, स्थान बहुत कम हो। तो ऐसे जो आवेश वितरण हैं इनको हम कहेंगे सतत आवेश वितरण कहेंगे। ठीक है, परिभाषा एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर कहा गया कि जब आवेश इस प्रकार वितरित हो कि आवेशों के मध्य की दूरी अल्प हो यानी कम हो, अर्थात उनके बीच क्या हो, स्थान बहुत कम हो, तब आवेश वितरण हमारा क्या कहलाएगा, तब हमारा आवेश वितरण सतत आवेश वितरण कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर देखिए कुछ नोट पॉइंट है यहाँ पर, जो कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पॉइंट में देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि यदि आवेशों का वितरण एक विमीय हो तो रेखीय आवेश वितरण होगा। ठीक है, एक विमीय होने का मतलब कि कोई एक सरल रेखा है, उस सरल रेखा पर क्या है, आवेशों का जो वितरण होगा वह एक रेखीय में होगा, तो वो जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एक यानी कि एक विमीय कहलाएगा, यानी उसको हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में देखिए कह रहा है कि यदि आवेशों का वितरण द्विविमीय हो तो पृष्ठ आवेश वितरण होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेशों का जो वितरण हो रहा है, यानी कि जो आवेश एक समान रूप से फैल रहे हैं वो द्विविमीय होगा, तो ऐसे आवेश वितरण को हम कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे या पृष्ठ आवेश वितरण होगा। ठीक है, तीसरी पॉइंट में यहाँ पर देखिए यदि आवेशों का वितरण त्रिविमीय हो, ठीक है, यानी अब आवेशों का जो वितरण होगा वो कैसा होना चाहिए, त्रिविमीय होगा, तो उसको हम कहेंगे आयतन आवेश वितरण। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग अगले टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो अगली टॉपिक है यहाँ पर है लिखा गया है हेडिंग आवेश घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझेंगे हम लोग आवेश घनत्व, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पर हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आप लोग आगे की चीज़ें भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम लोग आगे जाकर के गॉस की प्रमेय और गॉस के अनुप्रयोग को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम ये समझ गए अच्छे से तो वहाँ पर हमें बहुत आसान हो जाएगा हर बात को समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगली जो टॉपिक है आवेश घनत्व, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसे निम्न 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो आवेश घनत्व है इसको हम 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, हेडिंग है रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ पर लिखा गया परिभाषा कि प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई की मात्रा, यानी कि इसका मतलब कि ये मान लो कि कोई एल लंबाई का कोई एक क्षण है, इसके प्रति एकांक लंबाई की, यानी कि इसमें हमने ये वाली लंबाई ले लिया डेल्टा एल, इसमें जितने आवेश उपस्थित होंगे इस वाले इतने भाग में, वही इसका क्या कहलाएगा, इसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा
लेमडा बराबर Q अपान L, ठीक है, Q अपान L, ये सूत्र हो जाएगा। और इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर। प्यारे बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि L लंबाई का कोई एक तार है और उस तार को लपेट करके हमने एक वृत्त के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जिसकी त्रिज्या हमने मान लिया कितना है, कैपिटल R। तो इस तार पर आवेश घनत्व कितना होगा, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। तो यहाँ पर तार की जो लंबाई होगी, देख रहे हो वृत्ताकार के रूप में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर ये इसका सूत्र ये हो जाएगा, लेमडा बराबर Q अपान 2πr, ठीक है, एक सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर L लंबाई का तार है, उसको मोड़ करके वृत्त के रूप में परिवर्तित किया गया है, तो उस तार का रेखीय आवेश घनत्व तो कितना होगा, लेमडा बराबर Q अपान 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम लोग अगली टॉपिक देखेंगे। अगली टॉपिक ये है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है हेडिंग पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, इसको देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी चालक के में प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई, हम मान लेते कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, यानी कि इतने वाले पार्ट को, यानी कि इतने एरिया को हम मान लेते हैं DA है ये एरिया, और इस एरिया में जितने आवेश उपस्थित होंगे, मान लेते हैं Q आवेश उपस्थित है, तो उस एरिया का, ठीक है, यानी कि उस पृष्ठ आवेश घनत्व का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको लिख देंगे, इसका सूत्र सिग्मा बराबर Q अपान A, ठीक है। तो ये सूत्र हो जाएगा इसका। इसका जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी बीमा जो सूत्र हो जाएगी, देख रहे हो कि कूलाम यानी आवेश का जो मात्रक होता है, बीमा होती है AT होती है, ठीक है, AT, ठीक है। यहाँ पे लंबाई है प्रति है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख दें, ATL के पावर -2, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए परिभाषा में लिखा गया है कि प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा, यानी कि कोई एक सरफेस होगा, यानी कोई एक क्षेत्रफल, यानी कोई एक बंद पृष्ठ है, उस पृष्ठ से किसी एकांक क्षेत्रफल में, यानी अल्पांश क्षेत्रफल में जितने आवेश उपस्थित होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा, और इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा रो बराबर Q अपान V, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर V हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व का, ठीक है। तो यदि हम मान लेते हैं कि कोई एक हमारा जो आयतन आवेश घनत्व गोलाकार जो आयतन है, कोई एक गोलाकार आयतन है, तो उसका आयतन यानी कि किसी एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r का क्यूब होता है। तो उसके लिए कितने सूत्र हो जाएगा, रो बराबर Q अपान 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। इसका जो मात्रक हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे मात्रक, मात्रक जो होगा इसका कूलाम प्रति मीटर क्यूब होगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। इसकी जो बीमा सूत्र हो जाएगी, वो बीमा सूत्र हो जाएगा ATL के पावर -3, ठीक है, ये इसकी बीमा सूत्र हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा हर एक बात, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में रखी
पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र या बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है यानी कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमारा सदिश राशि होती है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है वेक्टर ई। ठीक है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई एक क्षेत्रफल यानी कोई एक पृष्ठ रखा गया जिसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। यहाँ पर वेक्टर ए मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पृष्ठ होगा इसको हम सदिश राशि मानेंगे। ठीक है, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा इसको हम यहाँ पर सदिश राशि मानेंगे। ठीक है, हालांकि जो क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा अदिश राशि होता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसको हमें क्या करना पड़ता है, क्षेत्रफल को सदिश राशि मानना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल को सदिश राशि क्यों मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए जो ये चित्र बनाया गया है, इसको मैं फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ कि ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ रखा गया है। ठीक है, तो इस पृष्ठ पर देख रहे हो कि इस पे अधिकतम जो विद्युत बल रेखाएं हैं यानी जो क्षेत्र रेखाएं हैं ये इस पर अधिकतम इससे होकर के गुजर रही हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करूं कि इसको थोड़ा सा थीटा कोण से झुका दूं यानी आगे की ओर झुका दूं इसमें, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये हो जाएगा। इसमें देखना ये है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा झुका दिया, थोड़ा सा झुका देने का मतलब कुछ इस प्रकार से बन गया। तो इससे देख रहे हो कि इससे जो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी बहुत कम है यानी घट गई। ठीक है, यानी कम हो जा रही हैं। अगर मैं इसी को और नीचे की ओर थीटा कोण से और झुका दूं यानी इसके समांतर कर दूं, तो ये देख रहे हो कि चित्र में ये देख रहे हो मैंने इस प्लेट को इसके क्षेत्र के समांतर इस तरह से कर दिया है। तो इससे देख रहे हो कि यहाँ पर जो गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाएं हैं यानी जो बल रेखाएं हैं वो बहुत कम जा रही हैं यानी कि शून्य के बराबर है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जब शून्य के बराबर होगा तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र में जो ये विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो इसका कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है यहाँ पर देख रहे हो कि जो फ्लक्स का जो मान घट रहा है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्षेत्रफल को हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सदिश राशि मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा अदिश राशि होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या मान कर चल रहे हैं, क्षेत्रफल को हम सदिश राशि मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि अगर हम क्षेत्रफल की दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएँ यानी कि जो फ्लक्स हैं वो घट जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो हुआ कि ये जो फ्लक्स है इस क्षेत्रफल की दिशा पर भी क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो इसलिए हमें इस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, सदिश राशि मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो सूत्र होगा वो हमारा क्या है, फाई ई बराबर ई डॉट यानी वेक्टर ई डॉट डी ए होगा। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है वेक्टर वाले चैप्टर में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जो सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि जहाँ पर ए है वहाँ पर वेक्टर ई है, जहाँ पर बी है वहाँ पर वेक्टर डी ए है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको हम इसके फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो सीधे सीधे आप ध्यान रखिए, अगर यही सूत्र नहीं याद है तो सीधा सीधा बस ये ध्यान रखिए, यहाँ से हम वेक्टर का चिन्ह गायब कर दें और इसके साथ क्या कर दें, कॉस थीटा जोड़ दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर देख रहे हो कि कोई एक हमने अल्पांश एरिया, छोटी सी एरिया इस प्लेट में कंसीडर किया यानी मान कर चला। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, सदिश क्षेत्रफल एक टॉपिक आती है, इसके बारे में समझा दूँ। देखिए सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी एक पृष्ठ मान लेते हैं। ठीक है, इस पृष्ठ के लंबवत जो भी रेखाएं खींची जाएं वो हमारी क्या कहलाती हैं, सदिश क्षेत्रफल कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सदिश क्षेत्रफल जो होगा वो किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये पृष्ठ कुछ इस तरह से हो यानी कि इस तरह से रखा गया है तो इसका जो सदिश क्षेत्रफल इधर बाहर की ओर होगा। ठीक है, बाहर की ओर होगा। ठीक है, अगर ये जो पृष्ठ है कुछ इस प्रकार से झुका करके रखा गया है तो इस पर देख रहे हो कि लंबवत जो होगा वो कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि जो भी हम
सदिश क्षेत्रफल देखेंगे वो किसी भी पृष्ठ के लंबवत दिशा में रहेगा और बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी तरह से हमने मान लिया कि इस पृष्ठ में कोई एक हमारा DA यानी कि एक अल्पांश क्षेत्रफल DA है, और इस अल्पांश क्षेत्रफल का जो सदिश क्षेत्रफल जो देखना है, तो हम इस तरह से पेन को रखें तो ये देख रहे हो कि बाहर की ओर दिशा यानी कि इसके लंबवत बाहर की ओर है, तो इसलिए यहाँ पर देख लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये इस पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल एक ही दिशा में है, तो इनके बीच में बना कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 अंश, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें इस सूत्र में cos थीटा है, जहाँ पर थीटा वहाँ पर हम 0 रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो cos 0 अंश का मान होता है 1, तो इस फार्मूले में हम क्या करें, cos 0 अंश के स्थान पर 1 रख देंगे, तो ये सूत्र हमारा हो जाएगा फाई E बराबर E.dA हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि जो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो ये हमारी टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।